हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता भाई हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी बसंत। मैंने आपको 10 जो पाठ है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैं आपको मैंने उन पाठों में कवि परिचय, ठीक है, पाठ का सारांश और क्वेश्चन आंसर करवा दिए है। तो आज हम 11 से लेके 15 तक करेंगे। हर एक क्लास में हम पाँच पाँच जो पाठ है वो हम कर रहे हैं। एक क्लास और आपकी आएगी, और जो 7th क्लास की एनसीईआरटी यानी हिंदी बसंत वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 8वीं क्लास की ऐसे ही चलेगी। ठीक है, फिर 9th क्लास के सारे क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी, 10th के, 11वीं के, 12वीं के। ठीक है, तो देखते हैं स्टेट तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और केवीएस तक भी हमारी क्लास चलती ही रहेगी। तो अध्याय 11 है रहीम के दोहे। क्या है भाई? रहीम के दोहे। तो कवि परिचय है। कवि परिचय में देखते हैं, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है भाई रहीम का पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पति इनके पिता बैरम खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खान से रुष्ट हो गए और बैरम खां को आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। बाद में उनके शत्रु मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर रहीम और उसकी माता को अपने पास बुला लिया। रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता देखकर अकबर ने अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। ठीक है, तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल कौन है? रहीमदास भी है भाई। यह अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, अभी ये मदनाष्टक, राजपंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और बरवे नायिका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का चित्रण किया है। इनके इनकी कविता व्यास सोरठा और बरवे छंद में लिखित सफल काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन से में भाई? व्यास सोरठा में और बरवे छंद में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। यह अपने दोहों के लिए जगत में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो रहीम दास है वो अपने दोहों के लिए जगत में प्रसिद्ध है भाई। इनकी मृत्यु 1627 को चित्रकूट में मानी जाती है। सारांश देखते हैं, रहीम जी ने धन संपत्ति से भी ऊपर मित्र और कष्टों में मित्र की द्वारा की गई सहायता को ऊपर माना है। एक दोहे में उन्होंने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम को बताया है। किस प्रकार में जल से अलग होने पर तड़प तड़प कर मर जाती है? कौन भाई? मछली। वही उन्होंने कहा कि प्रकृति के सभी तत्व निष्फल कार्य है। जैसे सज्जन व्यक्ति अच्छा कार्य करने के बाद उसका गुणगान नहीं करता, धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीता, रहीम जी ने एक दोहे में यह भी कहा है कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा के विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर ऐसा होना चाहिए कि सुख दुख की परिस्थितियों में सब सहन कर ले भाई। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है रहीम के दोहे से। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? जो रहीम के दोहे हैं उनका मुख्य अभिप्राय पूछा भी क्या है। तो है भाई, एक ईश्वर की प्राप्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्ण या ईमानदारी की बातें। तो नीति की बातें भाई, दो रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय रहेगा, नीति की बातें। पति संगे पति संगे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पति संगे है भाई, पति संगे में किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक, सलेस। तो अनुप्रास का भी प्रयोग हुआ है इसमें। साचा मीत किसे कहा गया? भाई सांचा यानी सच्चा मीत किसको कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, मिलने वाला। तो ये ऑप्शन ठीक है, विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला साचा मित्र होता है।
फोर्थ क्वेश्चन है, सज्जन पुरुषों को संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए? वे जो सज्जन पुरुष है उनको संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए? तो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अमेरिका रूप जमाने के लिए। तो दूसरों की मदद करने के लिए सज्जन पुरुषों को संपत्ति का संग्रह करना चाहिए भाई। पांचवा क्वेश्चन है, शीत का तत्सम निम्न में से कौन सा? भाई शीत का तत्सम पूछा है, ठीक है। ये शीत क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द पूछा कौन सा है? तो सर्द, शीत, सर्दी या शीत। तो शीत जो है वो तत्सम शब्द रहेगा। सिक्स क्वेश्चन है, रहीम ने मछली की क्या विशेषता बताई है? जो रहीम दास है उसने मछली की क्या विशेषता बताई है? मछली पानी से मुंह नहीं करती, ये गलत है। जाल पड़ने पर वह पानी का मुंह छोड़ देती, ये भी गलत है भाई। तीसरा है, जल के बह जाने पर भी पानी का मुंह नहीं छोड़ती, ये बिल्कुल ठीक है। मछली पानी के बिना रह सकती है, ये भी क्या है? गलत है भाई। मछली पानी में अगर नहीं रहेगी तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी, ये रहीमदास ने कहा है। सातवां क्वेश्चन है, सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं? जो सच्चा मित्र है उसके क्या लक्षण होते हैं, ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन है, वह सदा साथ रहता है। दो है, वह आर्थिक सहायता करता है। तीन है, उसका स्वभाव मधुर होता है। चार है, वह मुसीबत पड़ने पर मित्र का साथ देता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। सच्चा मित्र जो होता है वह मुसीबत पड़ने पर अपने मित्र का साथ देता है। फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। आठवां क्वेश्चन है, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? तो क्या ग्रहण नहीं करते सरोवर, ये हमें बताना है। तो सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। तो जल जो है सरोवर ग्रहण नहीं करते। आठवें का तीन ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अब पाठ 12 हम करेंगे कंचा, ठीक है। क्या है पाठ का नाम? कंचा है, और इसके लेखक का नाम है टर पद्मनाभन, ठीक है, पद्मनाभम। लेखक परिचय करते हैं। टर पद्मनाभम का जन्म 5 फरवरी 1931 में हुआ था। वो मलयालम साहित्य की लघु कथाकार है। जो टर पद्मनाभम है वो मलयालम साहित्य की लघु कथाकार है भाई। गोरी, काल भैरव आदि उनके मुख्य कहानी संकलन है। कौन कौन सी इनकी मुख्य कहानी? गोरी और काल भैरव भाई। ये केरल सरकार के सर्वोच्चतम साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। उन्होंने पहले चुने गए कुछ पुस्तकालयों को अस्वीकार कर दिया, जिनमें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य शामिल थे। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने उन्हें 2018 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह गोरी के लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया भाई, ठीक है। सारांश है, प्रस्तुत पाठ कंचा में लेखक टी पद्मनाभन ने बाल मन की सहजता और कल्पना के रूपों को बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे एक बालक अप्पू, क्या नाम है बालक का? अप्पू, अपने खेलने के सामान को अन्य सभी चीजों से ज्यादा महत्व देता है, किसी तरह उन्हें संभाल कर रखता है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के स्वभाव को सरल बताया है। कक्षा में पाठ पर ध्यान न देकर कल्पना में किस तरह बच्चे खोए रहते हैं भाई। अपनी फीस के पैसों से फीस न देकर उसने कंचे खरीदना ज्यादा सही माना, और बाद में पुस्तकों से ज्यादा कंचे रखना बच्चों का स्वभाव दर्शाया गया है। इसके साथ ही जब सारे कंचे सड़क पर भी बिखर जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। कोई गाड़ी उसे नुकसान ना पहुंचा दे, यह भी वह नहीं सोचता है। अंत में बच्चों की मासूमियत को ही उसने इस पाठ में दर्शाया है। परंतु जब अपनी माँ की आंख में आंसू देखकर यह जान जाता है कि उसकी माँ को कंचे पसंद नहीं, तो वह अपनी माँ की खुशी के लिए अंत में यह कहता है कि अब मुझे कंचे अच्छे नहीं लगते। इसके द्वारा लेखक ने बच्चों की
अलग अलग भावनाओं को अत्यंत सुंदर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये भी हमारा कंचा पाठ था। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अप्पू कहाँ जा रहा था? जो अप्पू है वो कहाँ जा रहा था भाई? घर, पाठशाला, मंदिर या मस्जिद? तो अप्पू पाठशाला जा रहा था भाई, दो ऑप्शन ठीक रहेगा। सफेद गोल कंचे कैसे दिखाई दे रहे थे? जो सफेद गोल कंचे थे भाई वो कैसे दिखाई दे रहे थे? संतरे जैसे, आंवले जैसे, सेब जैसे या अमरूद जैसे? तो सफेद कंचे जो भाई संतरे जैसे दिखाई दे रहे थे। जार में क्या था? जो जार था भाई उसमें क्या था? सफेद गोल कंचे थे, लाल गोल कंचे थे, नीले गोल कंचे थे या पीले गोल कंचे थे? तो जार में भाई सफेद गोल कंचे थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचों पर किस रंग की लकीरें थी? जो कंचे थे भाई उन पर किस रंग की लकीरें थे, ये हमें बताना है। तो हरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की या सफेद रंग की? तो सफेद रंग की कंचों पर क्या थी? लकीरें थी भाई। बॉयलर शब्द का क्या अर्थ है? जो बॉयलर शब्द है उसका क्या अर्थ है भाई, ये हमें बताना है। पानी भरने का, बर्तन लोहे का बड़ा, बॉयलर है ये, पीपे सॉरी पीपा तांबे का बड़ा, पीपा चांदी का बड़ा, पीपा। ठीक है, तो दो ऑप्शन ठीक है। बॉयलर का अर्थ है बर्तन लोहे का बड़ा, ये लोहे का बर्तन बड़ा, उसको क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। आगे है सिक्स क्वेश्चन, घर आकर अप्पू ने सबसे पहले कंचे किसको दिखाए थे? जब अप्पू घर आया था तो उसने सबसे पहले जो कंचे खरीदे थे वो किसको दिखाए थे भाई? तो पिताजी को, माँ को, भाई को या बहन को? तो माँ को दिखाए थे अप्पू ने सबसे पहले अपने कंचे। पाठ 13वां है, एक तिनका। क्या है भाई? एक तिनका, और किसका है ये? हरिओं जी का है। ठीक है, कविता है, कवि परिचय करते हैं। एक तिनका कविता में कवि हरिओं जी ने हमें कभी भी अहंकार ना करने की सलाह देते हुए कहा है। क्या कहा है भाई? हरिओं जी ने भाई हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसकी सलाह हरिओं जी ने दी है कि एक दिन मैं बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होकर यह सोच रहा था कि मुझे कोई दुख नहीं है। तभी हवा में उड़कर उनकी आंख में एक तिनका पड़ जाता है, फिर तिलमिला उठते हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ को देखकर लोग उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। कपड़े की मुठ से जैसे तैसे तिनके का कण आंख से निकाला जा सकता है। तिनके के निकलने के साथ साथ ही कवि के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें यह एहसास होता है कि मनुष्य को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि उनकी आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी हुई। ठीक है, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। इसके बाद मन में ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने तोड़ दिया भी। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। कविता हमें यही बात बता रही है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देखो भाई, इसमें उल्टा दे रखा, पहले सारांश था वो हमने कर लिया, अब करेंगे हम कवि परिचय। यहाँ पे कवि परिचय आएगा, उसमें सारांश था। ठीक है, हरिओं जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई हरिओं जी का जन्म? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। जो हरिओं जी थे उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी और वे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उनकी प्रतिष्ठा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में की जाती है। क्या भाई? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उनकी प्रतिष्ठा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में की जाती है। उनकी कृति प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास है हरिओं जी की, ठीक है, वो क्या है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है बे। ठीक है, प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, वेदी वनवास,
कायोपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चौबदे, चुपदे चौपते, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिओद, सतसई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था भाई। ठीक है, 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जो तिनका कविता है उससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने। वो पहला क्वेश्चन है, कवि अपने घर कहाँ खड़ा था। कवि अपने घर पर भाई कहाँ पर खड़ा था, ये पूछा गया है। तो फर्श पर, घर के बाहर, मुंडेर पर या पार्क में। तो भाई कवि क्या था, मुंडेर पर खड़ा था। आगे है दूसरा क्वेश्चन, एक तिनका कविता के कवि कौन है। जो एक तिनका कविता है इसके कवि कौन है ये हमें बताना। तो निराला जी, पंत जी, गुप्त जी या हरिओद जी। तो हरिओद जी एक तिनका कविता के कवि रहेंगे। कवि मुंडेर पर कैसे खड़ा था, तन के डर के बैठा था, इनमें से कोई नहीं। तो कवि तन कर मुंडेर पर खड़ा था भाई। आगे है, कवि की आंखें कैसी हो गई थी, बंद हो गई थी, आंख खुल गई थी, आंख लाल हो गई थी, इनमें से कोई नहीं। तो कवि की आंखें लाल हो गई थी भाई। पांचवा क्वेश्चन है, किसको अपने ऊपर घमंड हो गया था। भाई किसको अपने ऊपर घमंड हो गया था। तो आंधी को, तिनके को, कवि को या सूर्य को। तो कवि को अपने ऊपर घमंड हो गया था। आगे है, एक तिनका कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो देखते हैं भाई, एक मिनट रुको। हम्म। तो भाई ये पीडीएफ स्कैन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ, दो क्वेश्चन और है इसके। तो एक तिनका कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो एक तिनका कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या मिलता भी, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भाई इसका सातवां क्वेश्चन था, डब शब्द का क्या अर्थ है। जो डब है, एक मिनट रुको, डब शब्द का अर्थ पूछा है, क्या होता है। ठीक है, डब शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, ढंग होता है, ढोंग होता है, दौड़ होता है या धड़ होता है। तो ढंग होता है, डब का क्या होता है, ढंग होता है। ठीक है, ढंग होता है इसका अर्थ, डब का शब्द का अर्थ क्या है, ढंग है भाई। और आठवां क्वेश्चन था, एक मिनट को, आठवां, कवि के साथ क्या घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी भाई, कवि के साथ भाई। तो कवि की आंख में तिनका गिर गया था। क्या हुआ था, कवि की आंख में तिनका गिर गया था भाई। ठीक है, और नौवां क्वेश्चन था, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ था। क्या भाई, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ था, में कौन सा है। तो कौन सा है भाई, गवि। ठीक है, तो कौन कहता है इसमें, देखो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ। ठीक है, ये है। इसमें भाई कौन है, तो कवि है, आंधी है, धूप है या हवा है। तो इसका आंसर होगा कवि है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 14वां पार्ट देखते हैं हम, खान पान की बदलती तस्वीर भाई। तो खान पान की बदलती तस्वीर किसकी है, प्रयाग शुक्ला की है। तो लेखक परिचय देखते हैं। जो प्रयाग शुक्ला है, इनका जन्म 28 मई 1940 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक यह क्या था, एक अनुवादक के रूप में उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का मूल बांग्ला से हिंदी अनुवाद भी किया है। किसने, प्रयाग शुक्ला ने भी। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर की जो गीतांजलि है, इनका मूल मूल तो था बांग्ला, और हिंदी में अनुवाद प्रयाग शुक्ला ने ही किया है। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान आदि से सम्मानित किए गए। प्रयाग शुक्ला प्रयाग शुक्ल की प्रकाशित रचनाएं इस पृष्ठ पर, सुनिए ना फिर ना कहना, कविता संभव है। सारांश देखते हैं भाई।
इस निबंध के द्वारा, ये निबंध अभी खान पान की बदलती तस्वीर, क्या है इसकी विधा, खान पान की बदलती तस्वीर का विधा क्या रहेगी, निबंध रहेगी भाई, ये निबंध विधा से है। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग की पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती तस्वीर को दर्शाया है। समूचे भारत को व्यंजनों की संस्कृति में एकत्रित कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली है। ठीक है भाई, दक्षिण भारतीय व्यंजन क्या है, इडली है, डोसा है, सांबर है। ठीक है, ये दक्षिण भारतीय व्यंजन है भाई। उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में खाई जाती हैं। फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है। नूडल के पैकेट के बंद रूप से भी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। खान पान की संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी का देश विदेश को जानने का अवसर मिलता है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों को पसंद करती हैं। खान पान की संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के बीज मिलते हैं भी। तो हमारे अब इस पाठ से हम जो हमारा खान पान की तस्वीर है, इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। तो देखते हैं खान पान की तस्वीर क्यों बदली है। जो खान पान है इसकी तस्वीर भाई क्यों बदली है, ये हमें बताना है। तो उद्योग धंधों के कारण, नौकरियों में तबादलों के कारण, आवागमन के साधनों के कारण, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो भाई जो उपयुक्त सभी कथन है ये सत्य है, क्योंकि उद्योग धंधों के कारण भी खान पान की तस्वीर हमारी बदली है, नौकरियों में तबादलों के कारण भी बदली है, और आवागमन के साधनों के कारण भी बदली है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, पैकेट बंद कप से कौन परिचित हो गया है। ठीक है, पैकेट बंद कप से कौन परिचित हो गए हैं। तो देखते हैं, बूढ़े और बच्चे दोनों, इनमें से कोई नहीं, बूढ़े और बच्चे दोनों परिचित हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञापित रूप से तेजी से घर घर में अपनी जगह कौन बना रहे हैं। ठीक है, विज्ञापित रूप से तेजी से घर घर में अपनी जगह कौन बना रहा है, ये हमें बताना है। तो आलू चिप्स, बर्गर, हल्दी या दाल। तो भाई आलू चिप्स, ठीक है, घर घर में अपनी जगह बना रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, खान पान की बदलती तस्वीर में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है। ठीक है, खान पान की बदलती तस्वीर में भी सबसे प्रभावित कौन हुआ है, ये हमें बताना है। बड़े, बूढ़े, युवा पीढ़ी या उपयुक्त सभी। तो युवा पीढ़ी प्रभावित हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, हमें खान पान की नई संस्कृति में किसके लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। क्या भी हमें खान पान की नई संस्कृति में किसके लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। तो एक राष्ट्रीय एकता के, संस्कृति के, विचारों के, या उपयुक्त सभी भाई। तो राष्ट्रीय एकता के बीज भी हमें मिल सकते हैं खान पान की नई संस्कृति में भाई। छठा क्वेश्चन है, खान पान की कौन सी संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। क्या भी खान पान की कौन सी संस्कृति है जो हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। ठीक है, तो मिश्रित, विविध, सामाजिक, मिश्रित विविध दोनों। तो मिश्रित विविध दोनों है। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ दक्षिण भारतीय का व्यंजन, दक्षिण भारत का पूछा भाई। तो दाल बाटी, पूरन पोली, बड़ा सांबर या ढोकला। तो बड़ा सांबर क्या है, दक्षिण भारत का व्यंजन रहेगा। पाठ 15वां है, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ है, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा भाई। लेखक परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1960 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 26 मार्च 1960 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 26 मार्च 1960 को महादेव वर्मा का जन्म है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। कहाँ पे हुई थी, मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। वे 1969 बौद्ध शिक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। ठीक है, 1969 में क्या थी, जो महादेवी वर्मा है वो बौद्ध शिक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद यह समाज सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात
आपने नारी शिक्षा प्रसार के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो महादेवी वर्मा ने की थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। उसमें प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही कौन? महादेवी वर्मा। मासिक पत्रिका का संपादन किया। रश्मि गीत, दीपशिखा, प्रथम रेखा, हिंदी कविता संग्रह, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियां आदि में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये संस्मरण आदि है इनके। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया भाई। आगे है सारांश, नीलकंठ पाठ से हम करेंगे। नीलकंठ महादेव देवी जी द्वारा लिखी गई एक रेखा चित्र है। क्या है भाई? एक रेखा चित्र नीलकंठ। नीलकंठ महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों में बड़ा प्रेम था। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है उसको पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा ही प्रेम था। इस कहानी में महादेवी जी ने उनके जीवन में आए मोर के 2 बच्चों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है। दोनों बच्चे किस तरह महादेवी जी जीवन में आए, किस तरह महादेवी जी के जीवन में आए, किस तरह उन्होंने महादेव जी के घर में अपना घर बनाया, किस तरह के पशु पक्षियों के साथ उनका मेल जोल बढ़ा भाई। इन सभी को मोर के दोनों बच्चों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को महादेवी जी ने अत्यंत सुंदरता के साथ इस कहानी में पेश किया है। तो ये भी सारांश था नीलकंठ पाठ का। ठीक है, ये क्या है? संस्मरण विधा से है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, घायल मोरनी का क्या नाम था? जो मोरनी घायल हो गई थी उसका क्या नाम था भाई? कुब्जा, धन्नो, मानो या जानो? तो भाई कुब्जा नाम था जो मोरनी घायल हो गई थी उसका। महादेवी वर्मा के कबूतर का क्या नाम था भाई? कबूतर का नाम पूछा इसमें। महादेवी वर्मा के कबूतर का क्या नाम था? तो भगा, जग्गा, भानु, लक्का। तो भाई लक्का नाम था महादेवी वर्मा के कबूतर का। नीलकंठ ने किसको मारा? जो नीलकंठ है उसने किसको मारा था? तो 1 कबूतर को, 2 बिल्ली को, 3 सांप को या 4 बिच्छू को? तो सांप को नीलकंठ ने मारा था भाई। 4th क्वेश्चन है, मयूर कैसा पक्षी होता है? जो मयूर है यानी मोर, वो कैसा पक्षी होता है? तो कला प्रिय, धन प्रिय, वर्षा प्रिय या दूध प्रिय? तो कला प्रिय होता है मयूर पक्षी। 5वां क्वेश्चन है, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी? जो विदेशी महिलाएं थी उन्होंने जो नीलकंठ था उसको क्या उपाधि दी थी भाई? तो ए महाराजा धीराज, 2 परफेक्ट जेंटलमैन, 3 पक्षी सम्राट या 4 संगीत सम्राट भाई? तो उन्होंने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी अंग्रेज महिलाओं ने नीलकंठ को। 6ठा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी ने मोर के बच्चे को किस से खरीदा था? जो महादेवी वर्मा है उन्होंने मोर के बच्चे को भी किस से खरीदा थे? तो अलगू चौधरी से, होरी से, अपने ड्राइवर से या मियाँ चिड़िया वाले से? ठीक है, तो मियाँ चिड़िया वाले से मोर के बच्चे को महादेवी वर्मा ने खरीदा था भाई। 7वां क्वेश्चन है, नीलकंठ पाठ हिंदी की कौन सी विधा निम्न में से है भाई? तो निबंध है, रेखा चित्र है, कहानी है या नाटक है? तो ये रेखा चित्र रहेगा। 2 ऑप्शन ठीक है अपना। दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया था? ठीक है, जो दोनों शावक थे आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया था? ब्रिज ब्रिज के नीचे, रद्दी की टोकरी में, अलमारी के पीछे, पिंजरे में? तो रद्दी की टोकरी में दोनों शावकों ने आरंभ में रहना पसंद किया था, शुरू किया था, सॉरी भाई। लेखिका को क्या याद नहीं हो पाया? तो लेखिका को क्या याद नहीं हो पाया था? तो भाई शावकों की प्रजाति, नीलकंठ के बढ़ने का रहस्य, नीलकंठ कब बाकी जानवरों का रक्षक या अन्य जानवर उसके संरक्षक? तो भाई नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षण बना, ये लेखिका को याद नहीं हो पाया था। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने 5 पार्ट इसमें करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सभी क्लासों के लिंक वहां पे डाल रखे, तो आप वहां से
अपनी क्लासें देख सकते हैं और पीडीएफ भी वहां पे शेयर करती हूँ। ठीक है भाई, तो लिंक जरूर शेयर कर, मैंने कर दिए हैं लिंक से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। और अबाउट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।